नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुंगेली के देवरी भाटा खार में अज्ञात लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामला सुपारी किलिंग का है। गड़ा धन निकालने का झांसा देकर भूवेंद्र माथुर की हत्या करने वाले दो मुख्य आरोपी और उनके सहयोगियों को पकड़ लिया गया है। 21 मई की शाम देवरी भाटासार में एक अज्ञात लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। हत्या का अपराध दर्ज कर मुंगेली पुलिस ने पहचान के आधार पर मृतक भूवेंद्र उर्फ पप्पू के हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 4 विशेष टीम गठित कर विवेचना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने चौकी साइबर सेल की मदद ली गई, जिसमें विवेचना के दौरान हत्या के प्रमुख 2 कारण सामने आए। इसमें से पहला, पूर्व में मृतक का उसके परिजनों द्वारा दुकालू माथुर के लड़के कोमल माथुर की हत्या से रंजिश। दूसरा, जमीन में गड़े धन को निकालने का झांसा देकर हत्या। पुलिस को टेक्निकल टीम और मुखबिर के आधार पर मुख्य आरोपी उपेंद्र और सत्येंद्र के संबंध में जानकारी मिली। इस तरह पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले में 2 मुख्य आरोपी और सुपारी देने वाले संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लाख रुपए में सुपारी लेकर प्लानिंग बनाकर भूवेंद्र की हत्या की गई थी। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया था कि 2009 में जो मृतक और उसके पिता ने जो हत्या करी थी कोमल, उन्हीं के पुत्र प्रकाश और उनके पिता दुकालू ने मिलकर उन्हीं के गांव के जो दुकालू के ग्राम के जो ललित हैं और उसके ससुर के माध्यम से ये आरोपी उपेंद्र और सत्येंद्र से संपर्क किया था और 3 लाख रुपए में मृतक को मारने की उन लोगों ने सुपारी दी थी। घटना में आरोपी जो उपेंद्र और सत्येंद्र हैं, ये पहले भी 2011 में मर्डर के आरोपी रहे हैं, जिनको पूर्व में सजा हुई थी और अभी वो कुछ दिनों से जेल से बाहर में थे और जिनकी जमानत निरस्त हुई थी। तो पहले भी ये सुपारी किलिंग का काम किए हुए थे और वर्तमान में भी 3 लाख रुपए के लिए उपेंद्र, सत्येंद्र, पवन और राहुल इन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को पूछताछ में पता लगा कि आरोपियों ने हत्या के इरादे से मृतक को गड़ा धन निकालने का लालच दिया। इसके बाद अपने साथ देवरी भाटाखार लेकर गए, जहां तार से गला दबाकर और तब्बल से मारकर हत्या कर दी। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। आपसी विवाद के चलते युवकों द्वारा निराला नगर निवासी गिरीश पांडे के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में तारबहार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की रात कमल सोनी, ओम सोनी और नानू निषाद पुराने विवाद के कारण गिरीश के घर आए और गाली गलौज और मारपीट करते हुए पथराव भी किया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। शनिवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। मैं अपने कमरे में सो रहा था और पिताजी की आवाज़ आई कि देखो तो गिरीश, कुछ लोग हैं दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं समझ ही नहीं पाया। रात के लगभग प्लस माइनस 3 बजे, 2:30-3 बजे जो भी समय रहा हो, मेरे को एकदम से याद नहीं, नींद से उठा और नीचे आया तो देखा कुछ लोग खूब दरवाज़ा में गाली गलौज करके तोड़ रहे हैं। तो मुझे लगा रोड का मकान है और मैंने शहर में देखा लोग दारू पी के हल्ला करते रहते, तो ऐसे ही कोई कुछ कर रहा होगा। छत में पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के फ़ोन करने के बाद छत से वीडियो बनाया। तो वीडियो में जो अलग अलग तरफ से लोग पत्थर की बौछार कर रहे थे, जिसमें वीडियो में ओम सोनी, जिसका नाम बाद में पता चला, और एक निषाद करके माचू करके इनका ये वीडियो आया। तभी इन लोगों ने इसको मारो, वीडियो बना रहा है, ऊपर से मारो, सब तरह से पत्थर हुआ। तो मैं फिर उसके बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, तो पुलिस की गाड़ी आवाज़ करके ये और इनके सारे साथी तितर बितर होकर भाग गए। तारबहार पुलिस को सूचना मिली कि रंजीत और डी श्रीनिवास अंकों के माध्यम से लोगों से रुपए पैसे का दाव लगाकर कल्याण और भूतनाथ पर सट्टा पट्टी लिखकर खिला रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 6110 रुपए जब्त की है। आरोपी तोरवा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तारबहार पुलिस दोनों के खिलाफ धारा 6 जुआ अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। वार्ड क्रमांक 63 जोरापारा सड़क पर नाले के ऊपर लगा स्लैब टूट गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों ने इसकी शिकायत नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से कई बार की, लेकिन स्थिति जस की तस है। सबसे ज्यादा दिक्कत रात में यहां से गुजरने वालों की होती है। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कोटा रतनपुर मार्ग पर करीब 55 साल पुराना चांपी नाला पर बना पुल टूट गया। इससे मरवाही से संपर्क पूरी तरह कट जाने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं।
कोटा रतनपुर रोड में चापी नाला पर बना पुल टूट गया है। इससे इस रोड के साथ मरवाही की तरफ आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। दरअसल ठेकेदार जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ष 2014 में कोटा रतनपुर मार्ग निर्माण का ठेका एडीबी से मिला था। इसमें चापी नाला पर बना यह पुल भी नए सिरे से बनना था। अब हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। आमजनों को ठेकेदार और एडीबी के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। सिलदहा पुल जो है इसमें ग्रामवासियों द्वारा जानकारी दी गई है कि हैवी व्हीकल के कारण जो एक फोर्स दबाव बना उसके कारण ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और जिसमें अभी जैसे कि पीडब्ल्यूडी, एफसीओ और बाकी विभाग वाले भी आए हैं तो उनके बताए अनुसार ये है कि जो यहाँ वाटर लॉगिंग हो गई चापी जलाशय और एनीकट की, उसके कारण एक वाटर प्रेशर यहाँ बना रहा जिसके कारण पुल को क्षति हुई है और ये हैवी व्हीकल और ये जो वाटर लॉगिंग के कारण यहाँ पे पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी एवं समस्त विभागों के साथ सामंजस्य बनाते हुए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि अभी फिलहाल तो हमने एक डाइवर्शन बनाया है और डाइवर्शन के साथ हम कोशिश करेंगे कि इसके रिपेयर के लिए अगर ये हम पानी भराव वगैरह कैसे खाली कराते हैं तो ये सभी विभागों के साथ सामंजस्य बनाकर इसमें कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी शासनकाल में ये लापरवाही हुई है। मामले में मॉनिटरिंग नहीं होने का भरपूर फायदा ठेकेदार ने उठाया और पुल का निर्माण नहीं किया, जिसकी वजह से अब लोरमी, कोटा, मरवाही के लोगों का संपर्क बिलासपुर से कट गया है। अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। रतनपुर कोटा मार्ग में चापी नाला पर बना पुल जो किलोमीटर 5/6 में स्थित है, आज लगभग 9 बजे टूट गया है और वो पुलिया लगभग 1970 लगभग की बनी हुई जो मैसोनरी पत्थर के द्वारा, मैसोनरी स्टोन के द्वारा बनी हुई पुल थी। इसमें तात्कालिक रूप से बैरिकेटिंग आवागमन को रोक दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दिया गया है और इसका प्रथम स्टेज आकलन तैयार किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। भारी वाहनों की आवाजाही भी इस पुल के क्षतिग्रस्त होने का प्रमुख कारण है। हालांकि स्थिति को देखते हुए बहुत साल पहले नया पुल बनाया जाना था, अब अचानक यह मुसीबत आई है। इससे निपटने तीनों विभागों को तालमेल बिठाकर जल्दी काम करना होगा। लोकस्वर टीवी के लिए कोटा से डब्बू ठाकुर की रिपोर्ट। तिफरा से सिरगिट्टी को जोड़ने वाली ओवरब्रिज पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। भारी वाहनों की आवाजाही से छोटे वाहन चालक धूल के चलते दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। दरअसल जब से ब्रिज का निर्माण किया गया है तब से इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है। बाईपास मार्ग होने के कारण इस ब्रिज में काफी धूल जमा हो चुका है, जिसे साफ सफाई कराने की जहमत जिम्मेदार विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण सुबह से लेकर देर रात तक इस ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही रहती है। बरसात के समय ब्रिज में कीचड़ से फिसलने का खतरा बना रहता है। यही नहीं, गर्दो गुबार के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तिफरा फ्लाई ओवरब्रिज में लगी स्ट्रीट लाइट का रखरखाव निगम द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। दिन में यहाँ कुछ लाइटें जलती हैं तो वहीं रात होते ही फ्लाई ओवर पर अंधेरा छा जाता है, जिसके चलते राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार की रात कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिला। अमूमन सभी स्ट्रीट लाइट बंद थी। जो लाइटें जल रही थी वह भी आंख मिचौली कर रही थी। इस स्थिति से वाकिफ होते हुए भी निगम का विद्युत अमला इसे ठीक करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। रेलवे ने अपने क्षेत्र के जर्जर सड़कों की सुध लेना शुरू कर दिया है। रेलवे कॉलोनी स्टेशन जाने और बीच से निकलने वाली कई सड़कें जर्जर थी, जिसमें अब डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं तारबहार से वायरलेस कॉलोनी जाने वाली सड़क को भी दुरुस्त कर लिया गया है। डामरीकरण कार्य के बाद राहगीर और कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली है। रेलवे की लापरवाही की वजह से स्टेशन का अधूरा फुट ओवरब्रिज नशेड़ियों का डेरा बन चुका है। शाम होते ही ब्रिज की सीढ़ियों पर नशाखोरी शुरू हो जाती है, जो देर रात तक जारी रहती है। इस क्षेत्र में आरपीएफ और जीआरपी दोनों झांकने तक नहीं जाती। स्टेशन के अंदर इस अव्यवस्था के कारण यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहा है। गजरा चौक से लेकर आरएमएस तक रेलवे फुट ओवरब्रिज का निर्माण करा रही है। यह ब्रिज स्टेशन उस पार रहने वाले उन लोगों के लिए सेतु का काम करेगा जो साइकिल या पैदल आवाजाही करते हैं। यह सुविधा रेल प्रशासन उन्हीं की परेशानी को देखते हुए दे रही है।
पूर्व में भी यह ब्रिज था, लेकिन 100 साल पुराने इस ब्रिज की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी थी। बीच बीच इस ब्रिज से मालगाड़ी के वैगन का गेट टकराकर यह और कमजोर हो गया था। किसी भी दिन बड़े हादसे की आशंका थी, जिसे देखते हुए नए एफओबी निर्माण की योजना बनाई गई। करीब 4 साल पहले शुरू हुए इस ब्रिज के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया। केवल ब्रिज के बीच हिस्से में गार्डर लॉन्चिंग का काम होना बाकी है। हालांकि इस काम में अन्य गार्डर लॉन्चिंग की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जिस दिन ब्लॉक किया जाएगा, रेलवे स्टेशन के 3 प्रमुख प्लेटफॉर्म 1, 2 व 3 में ट्रेनों का मूवमेंट घंटों बंद रखना पड़ेगा। केवल यही एक वजह के कारण रेलवे 2 साल से काम को रोक कर रखी है, जबकि दोनों तरफ से ब्रिज में प्रवेश के लिए सीढ़ी सीसी रोड बनकर तैयार हो गया, लेकिन ब्रिज बीच से अधूरा है, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं है। इसी वजह से अधूरा ब्रिज नशेड़ियों का ठिकाना बन गया है। झाड़ी झंगर भी उगाए हैं। हालांकि नशाखोरी पर आरपीएफ व जीआरपी दोनों की नजर नहीं पड़ती। नशा करने के बाद असामाजिक तत्व स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। कई बार यात्रियों को नशेड़ी डरा धमका भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नेहरू चौक के पास शेड का निर्माण किया गया है। जिस उद्देश्य के साथ यहां शेड लगाया गया है, इसका सार्थक परिणाम नहीं मिल रहा है। ऑटो चालकों द्वारा यहां अवैध रूप से बेजा कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते आवागमन में परेशानी हो रही है। सबसे व्यस्ततम वाले इलाके नेहरू चौक पर ऑटो वालों ने अपना अघोषित स्टैंड बना लिया है। इस ओर यातायात पुलिस को कार्यवाही करने की जरूरत है। पुराने बस स्टैंड में बरसात के समय जल भराव की समस्या को देखते हुए यहां नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। बीते 4 दिनों से चल रहे निर्माण कार्य के चलते पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक से लेकर शहीद चौक की सड़क को बंद कर दिया गया है। इसके चलते यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। वहीं व्यापारियों का कामकाज भी ठप पड़ गया है। नाली निर्माण में अभी 2 सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त लगेगा, लिहाजा मुख्य चौक पर स्टॉपर लगाकर वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। कुछ साल पहले नेहरू चौक से तोरवा चौक तक की मुख्य सड़क भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध कर दी गई थी, लेकिन अब रेत के सौदागर, जमीन के दलाल, बिल्डर और हाईवा जैसी गाड़ियों का बेधड़क शहर के भीतर प्रवेश जारी है। तोरवा चौक के बीच में पेंडलवार नर्सिंग होम के पास एक तेज रफ्तार हाईवा डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो हादसे में बच पाना मुश्किल था। नवतपा के तीसरे दिन शनिवार को शहर का तापमान 43 डिग्री रहा। भीषण गर्मी के कारण लोग बेहाल रहे। पिछले 10 साल में जिले में 27 मई को चौथी बार 43 डिग्री तापमान रहा। हालांकि दोपहर 3 बजे मौसम में तब्दीली आई और अंधड़ और हल्की बारिश से तापमान में कमी आई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। अरपा पार पृथक नगर निगम की मांग को लेकर नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा चलाए जा रहे जनमत संग्रह कार्यक्रम के तहत राजकिशोर नगर चौक में जनमत कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, राजीव नगर, बसंत विहार सहित आसपास के प्रबुद्ध नागरिकों ने इस मांग को उचित और आवश्यक बताते हुए शीघ्र पूरा करने की मांग की और अपने हस्ताक्षर किए। मंच के संयोजक अमित तिवारी ने बताया कि अरपा पार पृथक नगर निगम की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान के दूसरे दिन राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह के नागरिकों की इस मांग को सही ठहराते हुए भारी संख्या में लोगों ने समर्थन में हस्ताक्षर किया। कांग्रेस नेता दिलीप पाटिल के नेतृत्व में यहां के नागरिकों ने अलग नगर निगम की मांग को अपना समर्थन दिया। राजकिशोर नगर की पार्षद और एमआईसी मेंबर संध्या तिवारी भी इस मुहिम में नगर वासियों के साथ अपना पूर्ण समर्थन दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग 25 सालों से लंबित है। अरपा पार जो एक नदी के इस पार बसाहट है, वो बहुत ही घनत्व जनसंख्या है। 2.5 से 3 लाख से अधिक जनसंख्या है। मतदाता 1.5 लाख से अधिक है और यहाँ शहर से लगा हुआ नगर निगम है। इस कारण उपेक्षित भी महसूस करते हैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग। विकास में भी यहाँ बहुत ही कमी रहती है और नया ग्राम पंचायत नगर निगम में जोड़ने के बावजूद विकास जिस परिप्रेक्ष्य से होना चाहिए, लोगों को उस प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यात्रियों की डिमांड का हवाला देते हुए रेलवे ने रक्सौल एक्सप्रेस का विस्तार 27 जून तक कर दिया है, लेकिन स्पेशल अब तक नहीं हटा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के समय से स्पेशल बनाकर चलाई गई थी। अन्य ट्रेनें भी स्पेशल थी।
बाद में जब स्थिति सामान्य हो गई तो ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू हो गया, लेकिन रेल प्रशासन ने अब तक इस ट्रेन से स्पेशल नहीं हटाया। स्पेशल ट्रेन बंद कर चलने के कारण यात्रियों को अतिरिक्त किराया भी देना पड़ रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद और बरौनी के बीच एक फेरे के लिए 28 मई यानी रविवार को सिकंदराबाद से बरौनी समर स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। यह स्पेशल ट्रेन 29 मई सोमवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलेगी। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जयराम नगर यार्ड पर स्थित मानव रहित संपार फाटक को 29 मई की रात 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक बंद किया जा रहा है। इस दौरान यहां सड़क मरम्मत कार्य करेगी। 100 बिस्तर वाले जिला अस्पताल परिसर में बने बाथरूम पर प्रबंधन ने ताला जड़ दिया है। ताला बंद होने की वजह से मरीज और उनके परिजन प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मजबूरन इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सबसे खराब स्थिति फर्स्ट फ्लोर के मेल मेडिकल वार्ड में बनी हुई है। परिजनों की माने तो बीमार हालत में मरीज को वॉशरूम के लिए भटकना पड़ता है। जिला अस्पताल प्रबंधन से मरीज और परिजनों ने बाथरूम में जड़े ताले को खोलने की मांग की है। ताला बंद है और उसमें जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आदमी कहाँ जाएंगे सर? तो इसके लिए कोई उपलब्ध बनवाने की कोशिश करें। वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर में पेयजल की भारी समस्या है। भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। नगर निगम के नलों से आने वाला पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि निगम का दावा है कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है वहां बोर कराया गया है। इस वार्ड से लगे कई क्षेत्रों में जल संकट गहराया है। इससे साफ समझा जा सकता है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने कार्य को लेकर कितने संजीदा हैं। इस साल हमारे बिलासपुर नगर निगम में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले अभी हम लोगों के कार्यकाल में 4-5 साल में लगभग 70-80 बोर जहाँ रिक्वायरमेंट था, पानी का शिकायत आ रहा था, वहाँ बोर माननीय महापौर जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा कराया गया है। और 2-3 स्थानों पर अभी शिकायत है जहां पर बहुत जल्द बोर करके उनकी समस्या भी दूर कर लेंगे। करोड़ों खर्च कर तिफरा में बनाया गया हाईटेक बस स्टैंड अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हो रहा है। यहां सफाई व्यवस्था बुरी तरह से ठप है। इसके कारण मुसाफिरों को परेशान होना पड़ता है। यहां फैली अव्यवस्था और गंदगी को लेकर यात्रियों ने कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की है, फिर भी हालात नहीं सुधरे। बस स्टैंड कहने को हाईटेक है, पर सुविधा इतनी बदतर कि यात्री स्टैंड के बाहर से बस में यात्रा करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। आसपास गंदगी और नालियां जाम हैं, साथ ही दुर्गंध से भी यात्री परेशान रहते हैं। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद भी यात्रियों को हाईटेक बस स्टैंड में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और मौसम के उतार चढ़ाव के चलते लोगों को मौसमी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। सुबह से ही सिम्स और जिला अस्पताल परिसर में मरीजों की भीड़ नजर आती है। यहां पर्ची कटाने के लिए सुबह केवल एक ही काउंटर खोला जाता है, जिसमें मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि व्यवस्था में सुधार लाने और मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त काउंटर खोलने की जरूरत है, ताकि मरीजों को सही समय पर उपचार मिल सके। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।